हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नवंबर 2021 का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा है। बैजू आईएएस या ग्रेड अप के कंटेंट से ये करंट अफेयर तैयार किया जा रहा वीडियो, जो कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इसकी पीडीएफ जिस दिन ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा नवंबर महीने का, उसी दिन हम आपको पीडीएफ दे देंगे पूरी। अब पीडीएफ के साथ साथ एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको करंट अफेयर पूरा नवंबर का तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहे जिस परीक्षा में बैठेंगे वो आपकी परीक्षा का एक एक प्रश्न कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, आज का लेक्चर। शुरुआत करेंगे अर्ध उपग्रह कामो ओलेवा का। क्या है? कामो ओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह का पता लगाया जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करता है। चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसको एकत्र करने के लिए 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना तैयार की गई है। इसके बारे में कुछ बिंदु हैं कि 2016 में हवाई में पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक अर्ध उपग्रह देखा, एक निकट पृथ्वी ऑब्जेक्ट जो सूर्य की परिक्रमा करती है और फिर भी पृथ्वी के करीब रहती है। कामो ओलेवा नाम दिया, ऐसा शब्द क्या है? ये हवाईयन चैंट गोत का हिस्सा है। ये हवाईयन चैंट गोत का हिस्सा। क्षुद्रग्रह मोटे तौर पर एक फेरिस व्हील के आकार का होता है, याद रखना। 150 और 190 फीट व्यास के बीच, पृथ्वी से लगभग 9 मिलियन मील की दूरी पर है। कम्युनिकेशंस अर्थ एनवायरनमेंट पत्रिका में एक अध्ययन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि यह उपग्रह कहाँ से आ सकता है। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि यह पृथ्वी के चंद्रमा का हिस्सा था। अध्ययन से ऐसा पता लगा रहा। एक और संभावना है कि कामो ओलेवा जो है पृथ्वी की तरह की कक्षा में निकट पृथ्वी ऑब्जेक्ट की सामान्य आबादी से कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, एक संभावना और है कि पृथ्वी के ट्रोजन उपग्रहों की अभी तक अनदेखे अर्ध स्थिर आबादी से उत्पन्न हुआ है। 3 संभावनाएं हैं इसकी। 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है भारत। 164 वोटों के साथ 21 से 25 कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। एशियाई प्रशांत राज्यों के समूह 4 के लिए चुना गया है, जिसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम और कुक आइलैंड तथा चीन इसमें शामिल है, और इसी में भारत भी शामिल है। ठीक है, यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है, याद रखना भाई। अन्य 2 सामान्य सम्मेलन और सचिवालय हैं। सामान्य सम्मेलन कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करता है, याद रखना। और कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य राज्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 साल का होता है भाई। यह संगठन के लिए काम के कार्यक्रम की जांच करता है। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार महानिदेशक द्वारा इसे प्रस्तुत बजट अनुमानों की जांच करता है। मुख्यालय देखें तो इसका पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र, सदस्य हैं 193। हिंदुस्तान टाइम्स के स्रोत है। बीआरओ की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान्यता मिल गई भाई। महानिदेशक सीमा सड़क लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण प्राप्त किया है। किस लिए प्राप्त हुआ आपको पता होना चाहिए। 52 किलोमीटर लंबी चिस्मले से डेम चौक टर्माइट सड़क 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। और बोलीविया में एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड से यह बेहतर है, जो ज्वालामुखी उटुरुंकू। कहाँ है ये ज्वालामुखी उटुरुंकू? कहाँ भैया? तो याद रखना बोलीविया में है। यह 18,953 फीट ऊंचा है।
ओटोरुंकु कहाँ है? ज्वालामुखी आपके बोलीविया। उमलिंगला दर्रा सड़क विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत की उपलब्धि में एक और मील का पत्थर है, क्योंकि इसका निर्माण माउंट एवरेस्ट के उत्तर और दक्षिण बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया गया, जो क्रमशः 16,900 फीट और 17,598 फीट की ऊंचाई पर है। 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स, भारत इसमें 82वें स्थान पर गया। 82 रैंक भारत की है ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में। भारत 82वें स्थान पर फिसला, जो कि पिछले साल इसकी रैंक थी 77वीं। 20 में 45 के स्कोर साथ 77वें पर था भारत। इस साल 44 का स्कोर है, 82वें स्थान पर। स्कोर भी याद रखना भाई। प्रमुख बिंदु देखें तो मैट्रिक्स में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया में सबसे अधिक व्यावसायिक रिश्वतखोरी का जोखिम है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में सबसे कम जोखिम है। सबसे अधिक जोखिम कहाँ? उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, इरिट्रिया में, लेकिन सबसे कम कहाँ है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में। ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स क्या भाई? सूची एक रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन 194 देशों, क्षेत्रों, स्वायत्त, अर्धस्वायत्त क्षेत्रों में व्यापार रिश्वतखोरी जोखिम को मापता ही है। इसके 4 कारक होते भाई: सरकार के साथ व्यापार बातचीत, रिश्वत विरोधी निरोध प्रवर्तन, सरकार सिविल सेवा पारदर्शिता और नागरिक समाज की निगरानी की क्षमता, जिसमें मीडिया की भूमिका भी शामिल है। ये 4 कारक हैं इसके। मूल रूप से यह 14 में प्रकाशित हुआ था। यह जो है संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम संस्थान और विश्व आर्थिक मंच सहित प्रमुख सार्वजनिक हित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त प्रासंगिक डेटा एकत्र करता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 में भारत 10वें स्थान पर है। समझे? लगातार तीसरे साल शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में अपना स्थान बरकरार रखा भारत ने, और इस बार भी 10वें स्थान पर है। तीसरी बार है ऐसा। जर्मन वॉच ने प्रकाशित किया है। पार्टियों के 26वें सम्मेलन के मौके पर जारी किया गया रिपोर्ट। ठीक है, किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि CCPI में समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त कर सके। नतीजतन क्या हुआ कि एक बार फिर शीर्ष 3 स्थान भैया खाली है। डेनमार्क के 4थे स्थान पर है, याद रखना, जो कि सर्वोच्च रैंक वाला कॉप, ठीक है, CCPI 2022 में है। G20 देशों के प्रदर्शन देखें तो इसमें GHG उत्सर्जन के लगभग 75% के लिए जिम्मेदार है। इसमें UK 7वें नंबर पर, भारत है 10वें पर, जर्मनी 13, फ्रांस 17 को उच्च प्रदर्शन करने वाले 4 G20 देश दिखाते हैं। चीन वर्तमान में सबसे बड़ा प्रदूषक है, 37वें स्थान पर है ये। दूसरा सबसे बड़ा वर्तमान उत्सर्जक अमेरिका है भैया। ठीक है, अमेरिका का 55वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या भाई? कि यहाँ 60 देशों यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है, जो एक साथ वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 90% से अधिक उत्पन्न करते हैं। 14 संकेतकों के साथ 4 श्रेणियों में देखा जाता है। 14 संकेतक, 4 श्रेणियाँ। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20, ऊर्जा उपयोग 20, जलवायु नीति 20%। ये 4 श्रेणियाँ हैं इसकी। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना, याद रखना भाई। ग्लासगो में अभी सम्मेलन हो, COP26 जलवायु सम्मेलन हुआ है, इसी में जॉन केरी ने घोषणा की है इसकी। ठीक है, सौर ऊर्जा वाले अप्रोच के जरिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए ISA की रूपरेखा वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अमेरिका 101वां देश बन गया। तो ISA है क्या? ISA के शुभारंभ की घोषणा हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांकोइस ओलांद ने फ्रांस के पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को की थी। समझ गए? इससे पहले क्या हुआ, COP26 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी GGI OSOWOG की संचालन समिति में शामिल हुआ, जिसमें 5 सदस्य शामिल हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK और भारत। 80 देशों के समर्थन के साथ एक सूर्य घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, याद रखना।
चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो लॉन्च किया। गुआंगमो किसने लॉन्च किया है? चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है। ध्यान रखना इसका, इसके बारे में ध्यान रखना कि लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ है, नियोजित कक्षा में प्रवेश किया। चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा विकसित उपग्रह है SDG-SAT-1 दुनिया का पहला अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह है जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की सेवा के लिए समर्पित है। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 395वां उड़ान मिशन था। हाल ही में क्या हुआ? वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री भी बन गई। क्या नाम है? वांग यापिंग नाम है। नाम याद रखना भाई। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, क्या ये कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ भाई, ठीक है। इसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। 18 में ईरान द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया की यह तीसरी बैठक है, ये भी ध्यान रखना। प्रमुख बिंदु क्या है? अमेरिकी सेना ने वापसी की, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है, ठीक है। अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता देने का आह्वान किया गया है। दिल्ली घोषणा पर शीर्षक से एक संयुक्त बयान बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें क्षेत्र में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया है, ठीक भाई। भारत ने COP26 में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत पोर्टल किसके लिए है? तो याद रखना इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। COP26 में परिवहन दिवस मनाया गया 10 नवंबर को। नीति आयोग के प्रतिनिधित्व पर शून्य उत्सर्जन वाहन अंतरण परिषद के चौथा मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन हुआ। भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में जारी COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, नाम है ई अमृत। क्या भाई ये कि ZEVTC दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों के मंत्रियों प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से ZEVs में अंतरण में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ लाता है, ताकि सभी के लिए EVs में तेज, सस्ता और आसान अंतरण सक्षम किया जा सके। ई अमृत पोर्टल क्या है भाई? यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन यह पोर्टल है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, ये सब के लिए नीतियों, अवसरों, निवेश के अवसर, सब्सिडी इत्यादि के बारे में भ्रम पूरी तरह से दूर किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग ने क्या किया भाई कि विकसित और होस्ट किया इसको। पोर्टल ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है। ये भी याद रखना किसका हिस्सा है भाई, ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। इससे पहले क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान एक ग्रिड पहल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना शुरू की थी। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हुआ, आयोजन हुआ 2021 में। इसमें क्या भाई, तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव तीसरा संस्करण है, गोवा में आयोजित हुआ है। कब से कब तक? 7 से 9 नवंबर बीच, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR के नौसेना प्रमुख, समुद्री बल के संरक्षक अर्थात बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर और श्रीलंका, थाईलैंड को साथ सारे देश इसमें शामिल होंगे। GMC गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 21 का विषय था मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज है, जिसे समुद्री क्षेत्र में विनिंग एवरीडे पीस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। कॉन्क्लेव में कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज की घोषणा हुई और जिसकी पहचान इस साल की शुरुआत में गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 21 के दौरान की गई थी। कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची के लिए WHO की मंजूरी मिल गई भाई, ठीक है। WHO तकनीकी सलाहकार समूह ने इसको मंजूरी दी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा स्वदेशी वैक्सीन के निर्यात में आसानी होगी। इसके अनुसार क्या होगा, WHO के अनुसार कि भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी में विकसित कोवैक्सीन किसने विकसित की है, नाम याद रखना कि भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने
खिलाफ 77.8% प्रभावकारिता दर है। निम्न मध्यम आय के देशों के लिए बेहद उपयुक्त है क्योंकि इसे स्टोर करना आसान भी है। कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविशील्ड भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 2 टीके हैं। नोट के रूप में देख लें तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस रोग के खिलाफ हर घर दस्तक मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। हर घर दस्तक केंद्र सरकार का है। महीने भर चलने वाले घर घर टीकाकरण अभियान का उद्देश्य खराब प्रदर्शन वाले जिलों में पूरी आबादी को टीका लगाना है। ठीक है, आगे देखें। न्यू रोशनी के त्यौहार को संघीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में दिवाली दिवस अधिनियम पेश किया गया। यहाँ पे क्या है भाई, इसमें भी देखें तो न्यूयॉर्क से कांग्रेस सदस्य कैरोलिन बी मेलोनी के नेतृत्व में सांसदों ने घोषणा की है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार एक संघीय अवकाश घोषित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश हुआ। ठीक है, ध्यान रखना कि भारतीय अमेरिकी कांग्रेस के राजा कृष्णमूर्ति सहित कई सांसदों द्वारा यह सह प्रायोजित किया गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। वैक्स को क्या चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। ठीक है, याद रखना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा। वैक्सीन की भाषा में एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्स शब्द पिछले साल की समान अवधि की तुलना में सितंबर तक 72 गुना से अधिक बार सामने आया। वैक्स रूप में परिभाषित किया गया एक बोलचाल का अर्थ है या तो टीका या टीकाकरण, एक संज्ञा के रूप में और एक क्रिया के रूप में टीकाकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। दक्षिण कोरिया में भाई हो रहा। ठीक है, ये कहाँ है कि घोषणा हुई है कि इंचियोन्स के सेओगू के में कोरिया दक्षिणी पावर के सिनिनचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में सिनिनचॉन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन होगा। फ्यूल सेल पावर दक्षिण कोरिया स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पॉस्को एनर्जी और डूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है। विद्युत संयंत्र की 2017 से 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी। मौखिक गोली को मंजूरी दी क्या भाई? ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है। टैबलेट की मंजूरी दी भाई, टैबलेट। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा एंटीवायरल लेगोरिया को हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड ने दुनिया में सबसे पहले वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन प्रकटीकरण कानून पारित किया। किसने? न्यूजीलैंड ने किया है। पहला देश बना जिसने बैंक, बीमाकर्ता, निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता को कानून पारित कर दिया। इससे क्या होगा कि नए वित्तीय फर्मों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वो जलवायु संबंधी जोखिम और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे। प्रकटीकरण आवश्यकताएं न्यूजीलैंड के स्वतंत्र लेखा निकाय के मानकों पर आधारित होंगी। ठीक है ना, याद रखना भाई। चलिए आगे देखते हैं कि ISS दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया। किसने? ISS ने। तो उसका नाम क्या है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। कहाँ पे? कलिंग इंस्टीट्यूट में। फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है। उद्देश्य होता है लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 21 में मुख्य भाषण दिया। IPRD विषय क्या है? विषय इसका है भैया, ये याद रखना, विषय इसका 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति का विकास, अनिवार्यताएं, चुनौतियां और आगे का मार्ग था। ठीक है, इन्होंने कुछ संबोधन किया भाई। संबोधित क्या किए हैं कि भारत समुद्री प्रणालियों पर आधारित नियमों के रखरखाव का समर्थन करता है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 के तहत आवश्यक है। यह वार्ता इंडो पैसिफिक के लिए देश के साझा सामूहिक विजन को आगे बढ़ाएगी। ये डायलॉग क्या है? इंडिया
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग क्या है भाई कि इसका आयोजन पहली बार 2018 में हुआ है। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। रणनीतिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन द्वारा नौसेना के इस आयोजन के प्रत्येक संस्करण के ज्ञान भागीदार और मुख्य आयोजन करता है। कौन? राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन। आगे चले, आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है भाई। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 18वां है ये, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के रहने वाले हैं। महामहिम सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर गए थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन है याद रखना। साझेदारी क्या है कि 30वीं वर्षगांठ की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया और 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। याद रखना, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत विजन के लिए भारत में विजन के में आसियान की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया गया है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना। आसियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत सारा मैटर है इसमें। आसियान क्या भाई, इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 10 देश हैं। मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। G20 लीडर्स समिट 2021 हुई कहाँ पे भाई? इटली की अध्यक्षता हुई, याद रखना। सबको पता होगा 30-31 अक्टूबर 2021 को हुई है, ठीक है। तो ये 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित किया गया, जैसे पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी। ट्रिपल पी पर आधारित है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। प्रधानमंत्री जी भी भाग लिए हैं। G20 का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के लिए एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना, जो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी झटकों के लिए लचीलापन का निर्माण करते हुए निदान, चिकित्सा विज्ञान, टीकों के लिए विश्वव्यापी पहुंच प्रदान करने में सक्षम हो। G20 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है भैया, दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसके सदस्य देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80%, याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद का विश्व का 80%, वैश्विक व्यापार का 75%, ठीक है। और ग्रह की जो आबादी है, पृथ्वी की आबादी, उसका 60% हिस्सा है। 19 देश और यूरोपीय संघ से बना है ये। अब 19 देश कौन से? एक तो यूरोपीय संघ है। 19 देश कौन से भाई? तो वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल है। CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका आयोजन किया भाई। उद्घाटन सत्र को संबोधित किया इन्होंने। विषय था बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव। प्रमुख बिंदु के रूप में देख लें तो प्रमुख बिंदु के रूप में क्या भाई, इसमें ध्यान रखना कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में के बेहतर भविष्य के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, किफ़ायती, जवाबदेही, स्वीकार्यता, जागरूकता के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिबद्ध है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे लगन से काम कर रही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, किफ़ायती बनाने के क्या काम है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, जेनेरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सरकार टोकन से संपूर्ण स्वास्थ्य तक विषय पर केंद्रित कर रही है। PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन इस दिशा में ऐसा ही एक और पहल है। फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया, नाम रख दिया मेटा, ठीक है। इसमें मेटा नाम है, ठीक है भैया। अगला देखते हैं आगे क्या है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर का नाम ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के नाम पर रखा गया है। अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फ का पिंड जो तेजी से पिघलने का अनुभव कर रहा है को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के नाम पर ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है भाई। ग्लासगो ग्लेशियर क्या है? तो ये मत सोच लेना कि यूके में है, ये अंटार्कटिका का एक बर्फ का पिंड है, उसी का नाम रखा गया, ठीक है।
आपको पता है COP26 ग्लासगो में हुआ है, ठीक है। 8 नए, ग्लासगो के अलावा 8 नए नामित ग्लेशियर हैं। नाम क्या है? जिनेवा, रियो, बर्लिन, क्योटो, बाली, स्टॉकहोम, पेरिस, इंचियोन। ये सभी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जलवायु बैठकों की मेजबानी करने वाले शहरों के नाम पर रखे गए हैं। इंचियोन का भी नाम याद रखना। स्टॉकहोम, बाली तो नहीं पाएंगे, लेकिन इंचियोन भूल सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की आकांक्षी जिलों के लिए USOF योजना को मंजूरी दी। USOF क्या है? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि। 5 राज्य कौन से भाई? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा है। मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं है जो गांव, उन गांवों में 4G आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दी गई। वित्त पोषण कौन कर रहा है? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से किया जाएगा। 2002 में संचार मंत्रालय के तहत बनाया गया और यह एक गैर व्यापगत निधि है। एक गैर व्यापगत निधि के रूप में USOF को 2002 में संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रमुख बिंदु के रूप में देख लेते हैं तो याद रखना कि 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के 5 राज्यों के कार्यान्वयन में 6466 करोड़ रुपया और 5 साल के लिए परिचालन खर्च भी शामिल है इसमें। इसके तहत इन राज्यों में क्या होगा? 44 जिलों के इतने गांव, ये सब जो इसके मोबाइल टावर के दायरे में नहीं है ना, उनको मोबाइल सेवा 4G मोबाइल सेवा के दायरे में लाना है, जिसकी लागत रहेगी 6466 करोड़ रुपया, ठीक है भाई। संबंधित योजना इसके बारे में देख लें तो याद रखना ऐसी ही योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, भारत नेट परियोजना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी। किसके लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी? अंडमान निकोबार के लिए। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और डिजिटल इंडिया भी इसमें शामिल है, ऐसे ही, ठीक है। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुड़ी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना का शुभारंभ हुआ। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुड़ी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना का शुभारंभ हुआ। MSME ने ऐसा किया है, ध्यान रखना इसका शुभारंभ नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव के दौरान MSME मंत्री हैं नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया। विशेष पूंजीगत अनुदान योजना के बारे में, योजना क्या भाई? ये उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। SC/ST के सूक्ष्म लघु मध्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी उन्नयन पर संयंत्र, मशीनरी, सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। 25% सब्सिडी दी जाएगी इस पे SC/ST, ठीक है, SC/ST के लिए। बढ़ावा देने वाले MSME को बढ़ावा देने वाले अन्य पहले कौन कौन सी भाई? तो पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना स्फूर्ति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, नवाचार ग्रामीण उद्योग उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना एस्पायर जिसका नाम है। MSME को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना, सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, चैंपियंस पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान की शुरुआत हुई है। KCC की सुविधा प्रदान करने की है कि क्या किया गया कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर AHDP KCC अभियान की शुरुआत हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके एक भाग के रूप में मत्स्य पालन भैया, पशुपालन, डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी AHDP KCC की भुगतान की अभियान की शुरुआत की है। देश के सभी पात्र पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। मत्स्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी 2022 तक ये योजना चलेगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री हरियाणा के गुरुग्राम में लिनाक NCDC मत्स्य पालन व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ खोला जा रहा भैया? हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है।
LIFIC की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की जा रही है, ठीक है, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में पहली बार दोपहिया निर्माता कंपनी TVS मोटर शामिल हुई है। TVS समूह की प्रमुख कंपनी TVS मोटर कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी सस्टेनेबिलिटी पहल है। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय दोपहिया तिपहिया निर्माता बन गई है TVS मोटर कंपनी। याद रखना, ये है क्या? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है क्या? यह मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में 10 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के साथ अपने संचालन और रणनीतियों को संरेखित करने तथा सतत विकास लक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों मुद्दों को समर्थन में कार्रवाई करने का आह्वान किया है। 2000 में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कॉरपोरेट स्थिरता पहल है। 160 से अधिक देशों में 14,000 से अधिक कंपनियां हैं, 3,000 से गैर व्यावसायिक हस्ताक्षरकर्ता और 70 से अधिक स्थानीय नेटवर्क इसमें शामिल है। ठीक भाई, इसके आगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने RBI की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। भाई RBI एक खुदरा प्रत्यक्ष योजना है और दूसरा रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना है। भाई 2 योजनाएं हैं। तो खुदरा प्रत्यक्ष योजना क्या है कि इसका उद्देश्य है सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाई जाए। खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के साथ निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। और एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? तो यह उद्देश्य इसका है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाए ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। ओके, RBI अपनी पहली वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 को आयोजित करेगा। RBI अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन है हार्बिंजर 21। तो क्या है ये? RBI का वैश्विक हैकाथॉन है पहला वाला। ठीक भाई, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नाम इसका, याद रखना। विषय था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। 15 नवंबर से शुरू हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना भाई। इसमें उपयोग कर देखिए क्या क्या रहेगा। इसमें डिजिटल भुगतान कम सेवा वाले लोगों के लिए सुलभ बनाना है, भुगतान में आसानी होनी चाहिए, उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाएंगे, डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करें और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता होगी इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत खासतौर से महिलाओं की अगुवाई में चल रहे जो स्थानीय कारोबार, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने और उनको ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई-मार्केट प्लस कौन सा प्लेस है, फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो MOU से ग्रामीण महिलाएं फ्लिपकार्ट से के 10 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद बेच पाएंगी। ये MOU जो है, MOU फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का हिस्सा है। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम को 2019 में एक स्थायी और समावेशी मंच के रूप में लॉन्च किया गया था, जिससे देश में पर्याप्त सुविधाओं से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें बेहतर अवसर और आजीविका कारोबार में सहयोग किया जाए। ठीक है, इरेडा ने व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल प्रारंभ किया है। व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल प्रारंभ किया है इरेडा ने। नाम है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक PSU ने व्हिसिल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया। इरेडा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक PSU है। व्हिसिल ब्लोअर क्या करेगा? भ्रष्टाचार के प्रति इरेडा की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। भाई याद रखना, इरेडा के कर्मचारी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को उठा सकते हैं। भारत में व्हिसिल ब्लोअर्स को
विसिल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो याद रखना, हो सकता है प्रश्न ऐसा भी आए कि भारत में विसिल ब्लोवर्स को किस अधिनियम के द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो अधिनियम का नाम है विसिल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ इन्होंने किया है। इसमें क्या होगा कि 30% सब्सिडी पर 2 रुपये किलो की दर से पशु आहार मिलेगा। इसके कारण माताएं बहनें ढेर सारी आपदाओं से बचेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने 670 पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ भी किया। उन्होंने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक भाई। भारत का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड का शुभारंभ हुआ। भारत के पहले स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड की शुरुआत हुई है। किसने की है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत का पहला NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शुरुआत की है इसकी स्किल कम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है, याद रखना। HRH प्रिंस चार्ल्स का ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, माइकल एंड सुशांत डेल फाउंडेशन, द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, HSBC इंडिया, JSW फाउंडेशन, दुबई केयर्स शामिल हैं इसमें, जिसमें FCDO UK सरकार और USAID तकनीक भागीदार हैं, ठीक भैया, याद रखिएगा। गठबंधन में क्या है कि 4 वर्षों के लिए भारत में 50,000 युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। इसमें 60% महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। उन्हें कौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण से लैस करा जाएगा। खुदरा परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, राजस्व सहित वसूल क्षेत्रों में कोविड-19 से क्या कि मजदूरी रोजगार तक पहुंच प्रदान होगी। इसमें अभिनव वित्त पोषण भी साधन है जो निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। आगे है कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का 6ठा संस्करण आया है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का 6ठा संस्करण आया। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने इसका 6वां संस्करण जारी किया इन्होंने भाई। देश में दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा NFI प्रकाशित किया गया है। नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया प्रमुख बिंदु के रूप में देख लें अगर तो क्या है कि 2021 सभी स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे चिकित्सक, फार्मासिस्ट, नर्स, दंत चिकित्सक इनके लिए मार्गदर्शक दस्तावेज का काम करेगा। UPSC वाले ध्यान रखें क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। दैनिक नैदानिक कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये, ठीक है। NFI 21 को जानकारी के लिए सबसे अहम छूटे नहीं, जरूरत से ज़्यादा नहीं सिद्धांत को अपनाते हुए। सिद्धांत कौन सा है? सबसे अहम छूटे नहीं, जरूरत से ज़्यादा नहीं, ये सिद्धांत है, इसका ध्यान रखना है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई? मुख्य विशेषता है 591 ड्रग मोनोग्राफ, 23 परिशिष्ट से 34 चिकित्सीय श्रेणियों के अध्याय शामिल है इसमें क्या है? NFI राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के साथ जुड़ा हुआ है। पाठकों को जानकारी के लिए आवश्यक हो कि वहाँ NLEM भारत में प्रतिबंधित दवाओं, NHP खेलों में प्रतिबंधित दवाएं, टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण वेब लिंक प्रदान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI फॉर डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर AI पे चर्चा का आयोजन किया। AI फॉर डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस पर AI में चर्चा का आयोजन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया, ठीक है भाई। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बारे में देखें तो यह एक पैनल चर्चा की श्रृंखला है जिसमें सरकार, उद्योग के स्वदेशी विदेशी दिग्गज अनुसंधानकर्ता और अकादमिक जगत की हस्तियां अपने विचार और अनुभव साझा करती हैं। पैनल चर्चा में क्या हुआ कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अध्ययनों, दुनिया में अपनाए जाने वाले बेहतर तौर तरीकों, महत्वपूर्ण नवाचारों, कृत्रिम बौद्धिकता के क्षेत्र की चुनौतियों पर भी चर्चा करते हैं।
ठीक है भाई। चलिए आगे चलें, तो आगे देख लेते हैं अब। केंद्र सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी INS वेला नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में नौसेना में शामिल हुई है। प्रोजेक्ट 75 है, इसकी चौथी पनडुब्बी आई है, INS वेला नाम है, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में शामिल हुई है। ठीक है, तो 25 नवंबर को भैया ऐसा हुआ है, याद रखना है। औपचारिक कमिश्नरिंग समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुआ। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मैसर्स नेवल ग्रुप, पहले DCNS था, और फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। याद रखना किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। INS बेला जो है पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी। इसके शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली भाग बन जाएगी। ठीक है, ये अत्याधुनिक सोनार और सेंसर सूट है, उत्कृष्ट अभियानगत क्षमताएं प्रदान करती हैं। इस पनडुब्बी में प्रोदन मोटर के रूप में एक उन्नत स्थायी चुंबकीय सिंक्रोनस मोटर भी है। ठीक है, याद रखना आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है, तो इस समय इसका लिया गया, कमीशन किया गया। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 37वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 37वां संस्करण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। इसमें देख लीजिए कौन सा पोत गया है। INS खंजर भारत का जो स्वदेश निर्मित तटीय गश्ती पोत है, ने डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ इंडोनेशिया नौसेना के पोत है। इंडोनेशिया का नौसेना पोत कौन सा है? KRI सुल्तान ताहा सैफुद्दीन 376, जो एक कैप्टन पतिमुरा क्लास कॉर्वेट है के साथ समन्वित गश्ती में भाग लिया। तो भारत का कौन सा है? INS खंजर। ओके, भारत और इंडोनेशिया कम 2002 से कर रहे हैं और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ समुद्री गश्त कर रहे हैं। कॉर्पेट नाम है भैया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ दोस्ती। ठीक है, तो भैया आगे देखते हैं। भारत मालदीव श्रीलंका त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ दोस्ती 2021। इसमें दोस्ती का 15वां संस्करण भाई याद रखना। ठीक है, 30 साल पूरा हुआ इस वर्ष 2021 में इस अभ्यास का। इसमें भारतीय तटरक्षक पोत ICGS वज्र, ICGS अपूर्वा, ये 2 गए थे यहाँ पे। 5 दिवसीय अभ्यास हुआ है ये। कब का? 20 से 24 नवंबर के बीच में। ठीक है, 1991 में पहली बार शुरू हुआ था ये, याद रखना। 1991 में शुरुआत हुई थी इसकी। ये अभ्यास द्विपक्षीय था जिसमें भारत और मालदीव ही शामिल थे। लेकिन क्या हुआ कि 2012 में इसमें श्रीलंका पहली बार शामिल हुआ और तब से यह एक त्रिपक्षीय अभ्यास हो गया। पहले भारत मालदीव थे 91 से, लेकिन 2012 में श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया गया और त्रिपक्षीय बन गया। भारत मालदीव के बीच जो अभ्यास होता है और सैन्य अभ्यास है, अभ्यास एक्वेरिन अभ्यास एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। भारत श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स नौसेना अभ्यास होता है। अभ्यास मित्र शक्ति होता है एक, ध्यान रखना भाई। अभ्यास मित्र शक्ति और स्लिनेक्स कहाँ से है? अभ्यास एक्वेरिन कहाँ से है? याद रखना इसे। INS विशाखापत्तनम नौसेना में कमीशन किया गया है। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है ये, याद रखना। P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, ये भी याद रखना है। इसकी लंबाई है 163 मीटर, चौड़ाई है 17 मीटर और विस्थापन की क्षमता है 7400 टन। इसे भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल जैसे सेंसर से लैस है ये। अनूठी विशेषता इसकी ये है कि उत्पादन में शामिल उच्च स्तर का स्वदेशीकरण है जो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य पर जोर देता है। नेविगेशन डायरेक्शन के विशेषज्ञ कैप्टन बीरेन सिंह बैंस की कमान में शामिल होगा ये।
रक्षा मंत्री ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान के नामकरण के लिए पट्टिका का अनावरण किया है। नई दिल्ली में ऐसा हुआ भाई, याद रखना इसको, ठीक है, नई दिल्ली में। ओके, चलिए, नाम क्या रखा गया? मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान, पूरा नाम रखा गया नया वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण वर्ष पर्व में भाग लिया इन्होंने। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ मनाया गया भैया? उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ? हो झांसी में मनाया गया, ठीक है। 17 नवंबर 21 को 3 दिवसीय हुआ है ये, 17 से 19 के बीच में आयोजित हुआ है। ध्यान रखना इसका कि कब से कब तक चला है भाई, ठीक है। भव्य समारोह था। इसमें ध्यान रखना नई पहल के रूप में एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री इस संघ के प्रथम सदस्य के रूप में पंजीकृत भी किया गया। एनसीसी कैडेटों के लिए राष्ट्रीय सिमुलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कियोस्क का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन विकसित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का नाम है शक्ति। हल्का लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड की 400 करोड़ रुपए की परियोजना। ये प्रश्न देखिए आरओ में पूछा गया है। आरओ का जो एग्जाम हुआ था ना, ये वाला प्रश्न था कि कौन सी कंपनी यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ का निवेश करने पर सहमत हुई है। कंपनी का नाम क्या है? तो भैया भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, ठीक है, याद रखना। झांसी गरौठम 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क लगेगा। झांसी में अटल एकता पार्क नोट के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किए। इसमें अर्जुन सहायक परियोजना भी है, रतौली वियर परियोजना है, भीनी बांध परियोजना है, मझगांव से चिल्ली से स्प्रिंकलर परियोजना। ये सारी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। और ये अर्जुन सहायक सिंचाई जो परियोजना है ये कहाँ किस जिलों में है? तो भैया याद रखना ये बांदा, हमीरपुर और महोबा के लिए है, ठीक है। ये हम यूपी स्पेशल का जो करंट पढ़ाए थे उसमें इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं हम, ठीक है। ग्रेड अप के ही कंटेंट से वो भी था, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिट मैक्स 2021 आयोजन हुआ भैया 15-16 नवंबर को हुआ है। मेजबानी की थी थाईलैंड ने। इसमें भारतीय आईएनएस पोत गया था करमुक, एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट ने इसमें भाग लिया है। आईएनएस करमुक नाम है। 2 दिनों के समुद्री अभ्यास दौरान 3 नौसेनाएं या फिर अनेक प्रकार के युद्धाभ्यास, सरफेस वॉरफेयर समेत कई सारे अभ्यास किए हैं। भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, रॉयल थाई नेवी के बीच आपसी अंतर संचालन बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से 2019 से सिट मैक्स प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा 2019 से। पहले संस्करण की मेजबानी की थी भारतीय नौसेना ने सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में, याद रखना। सिंगापुर ने नवंबर 2020 में दूसरे संस्करण की मेजबानी की और इस बार हुई है थाईलैंड की मेजबानी में। भारत सिंगापुर के बीच में और सैन्य अभ्यास होते हैं, उनके नाम क्या हैं? सिम्बेक्स नौसेना, बोल्ड कुरुक्षेत्र सेना, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण वायुसेना। भारत थाईलैंड के बीच में कौन कौन से? इंडो थाई कॉर्पेट नौसेना, मैत्री सेना, सियाम भारत वायुसेना। आगे है अभ्यास शक्ति 2021 छठा संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच में होता भैया, याद रखना। छठा संस्करण 15 से 21 के बीच में हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे? फ्रांस में आयोजित हुआ। गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन की एक प्लाटून इसमें भाग ली है, प्रतिनिधित्व कर रही। 6ठी लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा फ्रांसीसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में देखें। अभ्यास शक्ति का जो अंतिम संस्करण 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित किया गया था। लास्ट वाला
पिछला वाला। कब कहाँ हुआ है? राजस्थान में। ठीक है, नोट के रूप में देखें तो भारत फ्रांस 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुण होता है, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण होता है, भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति होता है। गरुड़ एक पक्षी है, वो उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है तो भैया वायुसेना हो गई। ठीक है, वरुण है, वरुण पानी के देवता है, तो भैया नौसेना हो गई। और शक्ति कोई ताकत की बात हो रही है तो भाई वो थल सेना की हो गई। इस तरीके से ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस आज की वीडियो यहीं तक बहुत है। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। भैया वीडियो बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है, क्योंकि पिछले जो पेपर UPPCS हुआ है या RO हुआ है या UPSC हुआ, एक भी प्रश्न मिस नहीं हुआ है करंट अफेयर का। अगर जिसने पढ़ा था उसका एक भी प्रश्न छूटा नहीं, उसके सारे के सारे प्रश्न सही हुए हैं। इस हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई वीडियो को ध्यान से देखिए। कंटेंट इसलिए नहीं अच्छा है कि हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ग्रेड अप का कंटेंट है। इसलिए अच्छा है क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बहुत सारा फ़ायदा मिला है, इसलिए हम बता रहे हैं अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।